नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यमा हिंदी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर को पिछले क्लास में देख चुके हैं, इससे पहले भी हमने बताए थे, लेकिन जब नोट्स अच्छे से तैयार हुआ है तो हम आपको सारा कुछ बता देते हैं। तो जैसे कि इस चैप्टर के हमने 20 के दांत के ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिए थे। आज आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और जो भी अभ्यर्थी क्लास लिया है उन सारे अभ्यर्थियों को ये नोट्स मिल जाएंगे। और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे अभ्यर्थी क्लास ले ले। इसी तरीके से आपको सारा विषय में शॉर्ट नोट मिलने वाले हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, इतने कम में से आ जाएंगे। और हम आपको एग्ज़ाम नज़दीक आने पे बता देंगे कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो वही सारा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप निश्चित क्लास ले लीजिए। अभी भी इधर उधर सोच रहे हैं तो सोचने का अब उतना समय है नहीं, क्योंकि आपका समय निकल रहा है। आप क्लास ज़रूर ले लीजिए, आपके व्हाट्सएप पे सारा कुछ मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। वैसे हालांकि हमने इस टॉपिक को भी स्टार्टिंग में बता रखे हैं, लेकिन अब जब स्टार्ट किए हैं तो शुरू से ही सारे टॉपिक को कवर करके हम आपको सारा कुछ बताएंगे। और आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होइए। 4 से 5 रोज़ में हम लोगों का हिंदी मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। 1-2 चैप्टर छूटेगा, नहीं तो सारा कवर हो जाएंगे 5 से 6 रोज़ में। और साथ ही जैसे हमारा जो सेकेंड वाला इवनिंग वाला टाइम है उसमें साइंस भी होने वाले हैं। जो विद्युत धारा है उसके बाद हमारे पास साइंस में सिर्फ बायो बचेंगे, उसको देखेंगे। उससे पहले हम लोग होंगे तो इंग्लिश का कुछ देख लेंगे या संस्कृत का कोई चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं हिंदी का श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के बारे में जानते हैं। तो ये जो निबंध है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। हम आपको पहले सारे का स्टोरी बता देते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में टू द पॉइंट भूल भी जाते हैं तो आप में इतने आपके माइंड में रहेंगे कि नहीं, आप लिख सकते हैं उसका आंसर, वो हम आपको बता देते हैं। तो ये श्रम विभाजन में अंबेडकर जी जाति के विभिन्न कुरीतियाँ के बारे में बताया है कि यह हमारे समाज के लिए कैसे एक कुरीतियाँ है या दुष्प्रभाव है, या हमारे समाज को विभिन्न वर्गों में जातिवाद बांटता है। बहुत सारे इसमें दोष है जो कि इससे छुआछूत की संभावनाएं होती है, छुआछूत माना जाता है जातिवाद के तहत। और भी बहुत सारी होती है, इससे हमारे उन्नति के राह में भी अवरोध होते हैं। इस तरीके से जातिवाद को उल्लेख किया है कौन? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। और सही किया है, क्योंकि जातिवाद के आधार पर पहले जो निम्न जाति वर्ग के होते थे उनको बहुत यातनाएं दिए जाते थे। कुएं से पानी नहीं पिए दिए जाते थे। जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में भी एटलीस्ट नहीं पीने देते थे कुएं से पानी, और उसको साथ में भी नहीं बैठाया जाता था। जैसे कि अभ्यर्थी एक साथ है तो इसको अलग में बैठाया जाता था। इस तरह से लोग छोटी जाति के मन में मानसिकताएं थे, तो उसको दूर करने का प्रयास भीमराव अंबेडकर जी ने लगातार किया। साथ ही उन्होंने बहुत सारे इसको एक जो प्रमुख कृतियाँ हैं वह है द कास्ट इन इंडिया। तो इस तरीके से उन्होंने प्रमुख कृतियाँ भी कास्ट पर ही लिखे थे, बहुत सारे कहानियाँ लिखे हैं। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप समझ गए इस शीर्षक का इर्द गिर्द किसके ओर रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर दिए गए तर्कों के उल्लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है। मतलब कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो चलिए जानते हैं आपत्ति लेखक महोदय की क्या थी। जातिवाद को लेकर लेखक महोदय की आपत्तियां क्या थी वो जान लेते हैं। तो इसमें भी हम वो लाइन लिखेंगे। ये आपके लिए सारे टॉपिक में हमने लिख के रखे हैं, जो कि आपको पेजेज बढ़ाएंगे ज़्यादा। मतलब कि हो गया कि नहीं ये बच्चा लिखा है इसको पूरा नंबर देंगे। साथ ही एक और इनसे बेनिफिट है, यदि कोई क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है तो उसको आप ये लिख सकते हैं, आपको कुछ नंबर उस टॉपिक से उस आंसर का मिल जाएंगे। तो जैसे कह रहा है कि प्रस्तुत प्रश्न
क्या कर रहा है, प्रस्तुत प्रश्न श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध से संकलित है। किससे है, तो प्रस्तुत प्रश्न जाति प्रथा वाला जैसे ही नजर आए या भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड, तो वो समझ जाइएगा कि आप ये श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध से लिया गया है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध से संकलित है। आगे लिखेंगे, भीमराव अंबेडकर को आदर्श पुरुष, द कास्ट इन इंडिया प्रमुख इनकी कीर्तियाँ हैं। मतलब भीमराव अंबेडकर आदर्श पुरुष एवं उनकी जो प्रमुख कीर्तियाँ हैं, जो उसका प्रमुख लेखन जो लिखा गया है उसमें से जो प्रमुख उनकी जो कहानियाँ वाले जो पुस्तकें थी उनमें से क्या थी, तो द कास्ट इन इंडिया है, इसकी प्रमुख कीर्तियाँ है। अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क थे लेखक महोदय का। तो चलिए अब इसका आंसर देते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि लेखक ने जातिवाद के तर्क को आपत्तिजनक कहा है। क्या कहा है, तो लेखक के अनुसार जातिवाद आपत्तिजनक थे। जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है। ये मतलब लेखक के नज़रिए से यह बहुत ही आपत्तिजनक थी, क्योंकि यह श्रम विभाजन ही नहीं, जाति प्रथा में श्रम विभाजन ही नहीं थे, साथ साथ श्रमिक विभाजन भी था। मतलब कि इस जाति के आधार पर कामों को भी बांट दिया गया था कि मतलब आप जिस जाति में जन्म लेते हैं आपको वही काम करना पड़ेगा, भले आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपको वो काम करने होंगे। यदि आप धोबी के यहाँ जन्म लेते हैं तो यदि आपका दूसरे कुछ में इंटरेस्ट है फिर भी आपको वही करना होगा। यदि आप बढ़ई के यहाँ जन्म लेते हैं तो आपको वही काम करना पड़ेगा, दूसरे काम आप नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ जाति से ही लोगों को कार्य निश्चित हो जाते थे। जिस कुल में जिसके यहाँ जन्म लेते थे उसका वो काम, उसका पेशा उसका काम हो जाता था। भले उसको जीवन यापन करने में कितना भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, लेकिन फिर भी उसको वही काम करना पड़ता था। तो इससे क्या होती थी कि मतलब कि ज़्यादा गरीबी भी होती थी और श्रम विभाजन भी बढ़ जाता था। तो यही लेखक की दृष्टि में ये बहुत ही आपत्तिजनक थे और होनी भी चाहिए। जाति के आधार पर काम और जो श्रम है उसको विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। तो छुआछूत की भावना तो थी, लेकिन एक और थी कि जिस जाति में आप जन्म लिए उसके जो पेशा है वही काम आपको करने पड़ते थे। आपका इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद भी आपका घर उससे भले ही नहीं चल रहा है उतनी इनकम से, फिर भी आपको करना पड़ता था। तो ये प्रमुख दुष्कृतियाँ थी और ये इसी को लेकर इसी दृष्टि में यह लेखक महोदय ने इस पर आपत्ति स्थिति की थी कि यह आपत्तिजनक है। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग एक एक टॉपिक देखते हैं एक दिन में। कल से होगा तो हम लोग एक दिन में 2 टॉपिक देखेंगे। तो 5 दिन आते आते हमारा 10 टॉपिक समाप्त, 10-12 टॉपिक हो जाएगा। 10-12 हो जाएगा तो कुछ और जो कविता वाला है वो पोर्शन में बचेंगे। उसको 5 दिन कभी बीच में जो सेकेंड शिफ्ट वाला चलते हैं क्लास उसमें हम लोग कर लेंगे। आपका सारा सिलेबस टाइम पर समाप्त होंगे। आप विश्वास रखिए कि सिलेबस को कब पढ़ाना है, इसलिए रोके हुए हैं। इंग्लिश को लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, उसके लास्ट में बताएंगे, तो आपको एग्ज़ाम तक कैरी ऑन कर सकते हैं, रख सकते हैं। कुछ टॉपिक सारे में बचा के रखते हैं ताकि एग्ज़ाम जैसे सारे सिलेबस को सारा ख़त्म कर दिए, एग्ज़ाम का कुछ दिन बचा है तो सारे को रिवाइज करते करते उसको ख़त्म कर देंगे, समझे। इसलिए हम कुछ टॉपिक बचा के रखे हैं ताकि आपको रिवाइज भी हम करवा दें एग्ज़ाम आते आते। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने भारत में क्या कह रहा है कि लेखक ने भारत की जाति प्रथा की किस विशेषता का उल्लेख किया है। मतलब लेखक ने भारत की जाति प्रथा की किस विशेषता का उल्लेख किया है, इसके बारे में भी जानते हैं। ये लाइन आप इसमें भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत प्रश्न श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक निबंध से संकलित है, भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है, द कास्ट इन इंडिया इनकी प्रमुख कीर्तियाँ हैं। तो देखिए आपको इतना लाइन इसी से बन रहा है
अब थोड़ा इतना भी लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, नंबर कट करेगा नहीं, कट करेगा, क्योंकि इतने लिखिएगा तो कहिएगा कम ही लिखा है, कुछ नंबर काट लेते हैं। लेकिन ये कॉमन टर्म लिखा हमने बता दिया कि सबके लिए ये वैलिड है। तो आपको देखो इस इतना नंबर मिल रहा है, अगर 4 नंबर का पूछ रहा है तो आपको 4 में 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 लाइन लिख रहे हैं, तो आपको निश्चित ही वो लाइन भी मैटर करता है कि आपने कितना लिखे हैं। ठीक है, 2 नंबर का है तो आप इतना भी लिख कर निकल सकते हैं, और ये लिख दिए तो आपका इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। जो गलतियाँ रहेंगी वो उसमें भी एग्जामिनर आपका नंबर कट नहीं करेगा, कहीं नहीं, बच्चा जानकार है। तो यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद क्या करें कि लेखक ने भारत की किस जाति प्रथा की विशेषता का उल्लेख किया है। तो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को स्वाभाविक विभाजन के साथ ही उनकी ऊंच नीच के स्तर भी निर्मित करता है। मतलब कि जाति प्रथा में एक और के विशेषता थी, एक और कृतियाँ थी कि वह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन, मतलब उसके स्वभाव से विभाजन नहीं, मतलब कि श्रमिकों को उनके इच्छा के अनुसार, उनके विवेक के अनुसार, उनके कार्य शक्ति या उनका जिसमें टैलेंट है उनके अनुसार न मिलकर अस्वाभाविक विभाजन जो किया गया था श्रम का जाति के आधार पर, उस टाइप से मिले थे। साथ ही उनमें ऊंच नीच का स्तर भी निर्मित किया गया था। यदि उसमें भी जैसे कोई कार्य मिला है तो उसमें भी बड़ी जाति का है तो वो बड़े स्तर पर रहेंगे, छोटे जाति का है तो छोटे स्तर पर रहेंगे। भले आपको उसमें बेहतर नॉलेज क्यों ना हो, आप उसमें बेहतरी उससे काहे ना ज़्यादा निपुण हो, फिर भी आपको वैसे ही करना पड़ता था। तो ये जाति प्रथा की एक और ये एक दुष्कृतियाँ थी। तो ये लेखक के महोदय के नज़र में ये सारी कृतियाँ जो थी वो दुष्कृतियाँ, उनके बारे में लेखक महोदय बता रहे हैं। क्योंकि जाति प्रथा से सबकी जब पूरे समाज जाति में ही नहीं बल्कि श्रम विभाजन में भी विभाजित हो जाते थे, उनका कार्य भी उनके आधार पर मतलब आश्रित या विभाजित हो जाता था। ठीक है, तो इस टॉपिक से हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन हमने इस टॉपिक का बता भी रखे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब इस टॉपिक से आपको इतना समझ डेवलप हो गया कि आप इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप बता सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक जाति प्रथा और श्रम विभाजन के इर्द गिर्द ही घूमता है। कैसी ये जाति प्रथा, तो जाति पर के आधार पर समाज को विभाजित करने से उनमें छुआछूत की भावना और भी बहुत सारी दुष्कृतियाँ होती थी। उसके बाद श्रम विभाजन, जाति के आधार पर बांट दिया गया था, जिस जाति से होते थे उसको वही कार्य करने पड़ते थे, भले उसकी वो मन नहीं हो या उसको उस कार्य में रुचि ना हो, दूसरे कार्य में रुचि हो, फिर भी उसको वही कार्य थोप दिया जाता था। जाति के आधार पर श्रम विभाजन का भी बंटवारा हुआ करता था, और उसी के आधार पर श्रम विभाजन में भी ऊंच नीच होते थे। इतनी सारी बातें हैं, इस टॉपिक की मूल बातें यही है, इसी से इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन आने वाले हैं, और हम इतना क्वेश्चन आपको करवा दिए, इसी से डायरेक्ट मिलेंगे, और थोड़ा बहुत चेंज करेंगे भी तो आप इससे लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम उतना आपको बता रखे हैं। ठीक है, सारे टॉपिक में हम इस तरीके से आपको सारा कुछ बता देंगे। अगला है कि जाति प्रथा, आप लोग ये सब याद करने की, हिंदी में याद करने की जरूरत है। आप अच्छे से समझिए, एक बार 2 बार वीडियो देखिए। ये PDF जो क्लास लिए हैं उनको मिल जाएंगे, और जो क्लास नहीं लिया वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज़रूर ले ले। आपका क्लास छूट रहा है, सारे सब्जेक्ट का आपको इस तरीके से मिलने वाले हैं सारे नोट्स। और तो सारे नोट्स, फुल सिलेबस का नोट्स हमने प्रोवाइड कर भी रखे हैं, लेकिन इस तरीके से नोट्स जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन का नोट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो भी क्लास नहीं लिए वो सारे कैंडिडेट क्लास जरूर ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। कह रहा है कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। इसका दूषित सिद्धांत क्या था जाति प्रथा का, इसमें भी आप प्रस्तुत प्रश्न वाला लिख सकते हैं, उससे आपको अगर लिखते हैं तो और भी बेहतर होंगे, लेकिन हम सब में नहीं, एक क्वेश्चन में
इसी टॉपिक के एक क्वेश्चन में लिख के देंगे कि उसमें क्या लिखना है, बाद बाकी में आपको खुद से लिखने हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। इनका दूषित सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं। जाति प्रथा का बहुत सारा दूषित सिद्धांत है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें गर्भ धारण के समय ही, जब कोई माँ गर्भ धारण करती है तो उसी समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जब गर्भ धारण होते थे किसी भी जाति में कोई महिला, तो उसी समय उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। यदि किसी के यहाँ बढ़ई के यहाँ जन्म लेने वाला है कोई लड़का या लड़की, तो उसको वही पेशा मिलने वाले, दूसरा कार्य तो मिलेंगे नहीं। तो इस तरीके से उसके गर्भ से ही उसका कार्य भी निर्धारित हो जाता था। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं तेजस्वी लोग जो कि उस कार्य के मतलब दूसरे कार्य में रुचि रखते हैं। अगर उसको फ्रीडम दिए जाए अपने कार्य के प्रति तो उसमें बहुत बेहतर कर जाते हैं। लेकिन ऐसा पहले नहीं होती थी। आप कैसे भी हैं, आपको वही कार्य करना पड़ेगा जो आपको दिए जा रहे हैं, जो आप कुल में जिस जाति में जन्म लिए हैं, जो उनका पेशा है, वही कार्य आपको करना पड़ेगा। अन्यथा दूसरा कार्य आप करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, नहीं किया करने दिया जा सकता है। और करने जाते भी थे तो दूसरे जाति के लोग उनको भगा देते थे, ये कार्य तुम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वही है कि इनका जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत था कि इसमें गर्भ धारण के समय ही मानव की पेशा निर्धारित कर दिए जाते थे। इस प्रथा में मनुष्य की निजी क्षमता का विचार नहीं किया जाता था। इस प्रथा के अनुसार जो लोगों को निजी क्षमता होनी चाहिए, जो अपना उसका स्ट्रेंथ था, जिस कार्य में उनकी रुचि थी, वो नहीं देखा जाता था। उनको जो कार्य में मन लगता था वो दिया ही नहीं जाता था। उनको पेशा क्या जाति के पेशा के आधार पर उनको कार्य मिल जाता था कि नहीं तुमको ये कार्य करना पड़ेगा, तुमने इस जाति में जन्म लिया है तो तुमको यही कार्य करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से उनको अपने मनुष्य को अपने प्रथा के अनुसार निजी क्षमता का विचार करने का नहीं दिया जाता था। उनको विचार भी नहीं दिया जाता था कि तुम दूसरा काम के लिए सोच भी सकते हो या दूसरा काम कर भी कर सकते हो। इस तरीके से जाति के आधार पर श्रम का भी विभाजन हो चुका था, कार्य करने का भी विभाजन हो गया था। और ये समाज के लिए बहुत ही बड़ी दुष्कृतियाँ थी, दूषित सिद्धांत था। क्योंकि आप भी सोच सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब कि जिस क्षेत्र में जिसको आगे बढ़ना वो नहीं हो पाता था। इससे सामाजिक विकास का भी अवरुद्ध होते थे, क्योंकि इसने मतलब कि गरीबी और बढ़ सकती थी। जो गरीब है, जिसके कार्य जिसका पेशा नहीं चल रहा है, उसका और नहीं चलता था, उसके जनरेशन का आगे का कोई आता था तो उसको भी वही कार्य करना पड़ता था, उसको भी उसी गरीबी से जलना पड़ता था। और जिसका कार्य अधिक है समय के अनुसार, जैसे जिस टाइम कोई बिजनेस का चल रहा है अधिक, तो उस टाइम उसका पेशा रहते थे, तो उस पेशा के आदमी ज़्यादा उन्नत कर जाते थे, जो कि समाज में असमानता का भाव पैदा होते थे, असमानताएं फैलती थी। जो अमीर लोग होते थे उसके लिए वही रहते थे मतलब कार्य, तो उसको मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट हो जाते थे। और जिनको वो कार्य जिन पेशा में पैसों की कमी थी या जिसमें उन्नति की कमी थी, वो कार्य मिलते थे, तो उनको थोड़ा सा जीवन यापन करने में दिक्कतें भी होती थी। लेकिन वो बेचारा कर भी कह सकते थे, जाति प्रथा के अनुसार वो बंधा हुआ था, उसको दूसरे कार्य करने की अनुमति भी नहीं थी। हमारे समाज में और भी पहले बहुत सारे के दुष्कृतियाँ थी। जैसे कि हम यदि बात करें तो विधवा का जो होती थी, कोई महिला यदि विधवा हो जाती थी तो उसको भी अपने पति के चिता पर भी जलना पड़ता था, जिंदे थी। ये सब बहुत सारा कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। अभी भी कुछ कुरीतियाँ हैं, तो उस पर भी प्रकाश डालने के लिए यदि आपको पूछा जाए तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अभी हमारे समाज में क्या कुरीतियाँ हैं? अभी हमारे समाज में 2-3 प्रमुख कुरीतियाँ क्या है। एक तो हमारे समाज में क्या है कि दहेज प्रथा है, जो कि हमारे समाज के लिए अभी भी अभिशाप है।
क्योंकि दहेज प्रथा के कारण बहुत सारे लड़कियां का गर्भपात हो जाता है, मतलब यदि लड़कियां घर में है तो उसको मार दिया जाता है, या शादी के समय अगर उनके पिता उतना दहेज नहीं दे पाते हैं, या उनके बाद भी उनको बहुत सारी यातनाएं ससुराल में झेलनी पड़ती है, उनकी शादी को लेकर दिक्कतें आती है, और यह नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे हमारे समाज के लिए क्या है, दूषित कृतियाँ हैं। और वैसे हमारे समाज के लिए यदि हम बात करें तो शराब भी है, लेकिन फ़िलहाल बिहार में बंद है, लेकिन अदर बहुत सारे जगहों पे चालू है। तो ये भी हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी कृतियाँ हैं। इस तरीके से आप सोच के कुछ और भी लिख सकते हैं। तो अभी हमारे समाज में फ़िलहाल ये सब दुष्कृतियाँ चल रही हैं। यदि अभी वर्तमान के बारे में पूछा जाए तो आप इसको रिलेट करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से अब नहीं छूटेगा, और किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। हम जिस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका सारा क्वेश्चन उसी से रहने वाले हैं। तो आप लोग दृढ़ विश्वास करके क्लास ज्वाइन करिए, क्लास ले लीजिए, और आप पे विश्वास करके आप लोग पढ़िए। निश्चित रूप से आपका अच्छा मार्क आने वाले हैं। यदि कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग ज़रूर मैसेज करिएगा, हम उसका निश्चित ही रिप्लाई देंगे। थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले का चैप्टर होंगे हम लोगों का उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा टॉपिक है, मैक्स म्यूलर वाला है। तो ये सारे हम लोग 2 टॉपिक को कल एक साथ कवर करेंगे, और इवनिंग वाले टाइम में आपका साइंस का जो विद्युत धारा चल रहा है वही चलेंगे अभी। तो फिलहाल आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। आपका दोनों टाइम क्लासेज अब रेगुलर चलने वाले हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो और समय तक आपकी सारा सिलेबस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। इसके लिए आपकी 2 क्लासेज अब कंटिन्यू चलेंगे, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्लासेज भी, जैसे 10 फरवरी से हम आपका क्लास का टाइम भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जैसे अभी आधे घंटा के लमसम लेते हैं, तो हो सकता है हम 1 घंटा ले लें। तो 1 घंटा सुबह शाम हो जाएगा, तो 2 घंटा का आपका क्लास हो जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें लगेगा सिलेबस पीछा है तब, क्योंकि आपके कहने के अनुसार हमने सिलेबस को बांट रखे हैं, इतने दिन में ये ख़त्म करना है, इतने दिन में ये करना है। मेरे पास सारा स्ट्रेटजी है, हम उस अनुसार आपको लेकर चल रहे हैं आपकी तैयारी, ताकि बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते, काफ़ी है। ज़्यादा लंबा होने पर आप लोग कितना देखते हैं ये हमें पता चल जाता है। थैंक यू।